तो हम बात कर रहे हैं प्रोपागेशन। ठीक भाई, प्रोपागेशन प्रसारण प्रवर्धन, ये कितने प्रकार का होता है? तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है बीज द्वारा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, लैंगिक प्रसारण। दूसरा होता है अलैंगिक प्रसारण। ठीक है, एसेक्सुअल बोल सकते हैं। तो प्रसारण दो प्रकार का, लैंगिक और अलैंगिक। जब प्रसारण में बीज का उपयोग किया जाएगा तो वह लैंगिक प्रसारण होगा, और बीज को छोड़कर पौधे के किसी भी भाग, जैसे एक पौधा है तो पौधे में बीज होता है, तो बीज को छोड़कर, चाहे वो तने से हो, चाहे वो जड़ से हो, चाहे वो पत्तियों से हो, चाहे वो पुष्पक्रम से हो, पर पुष्पक्रम से इस सच किसी का प्रोपोगेशन होता ही नहीं है, तो बीज को छोड़ दे, उसके अलावा किसी भी भाग से हो, चाहे पत्ती से हो, चाहे तने से हो, जड़ से हो, वो सब होता है अलैंगिक। इसे हम बोल सकते हैं वानस्पतिक प्रसारण, अलैंगिक वानस्पतिक प्रसारण। इसे हम क्या बोलेंगे, अलैंगिक या वानस्पतिक प्रसारण। बीज को छोड़ दिया जाए तो पौधे के किसी भी भाग से हो, उसको हम बोलते हैं अलैंगिक वानस्पतिक प्रसारण। ठीक है, अलैंगिक या वानस्पतिक प्रसारण किस, और बीज के द्वारा अगर हो रहा है तो वह लैंगिक प्रसारण होता है। ये याद रखने वाली बात है। फिर अगर हम सोचे कि नई जाति का विकास किधर से संभव है, तो नई जाति का जो विकास होगा वह केवल और केवल, नई जाति का जो डेवलपमेंट होगा वह केवल और केवल लैंगिक प्रसारण से संभव है, अलैंगिक से नहीं है। क्यों सर? क्योंकि भैया तुमने लैंगिक प्रसारण में करेंगे तो पॉलिनेशन वगैरह पे हम ध्यान देंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कलम काटी और माध्यम में लगा दिया, अब ये बड़ी हो गई, फिर इस पे पौधा आया, फिर और काट दी, फिर और लगा दी, तो एक ही पौधा बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए नई वेराइटी डेवलप नहीं होगी किधर, अलैंगिक में, लेकिन यहाँ पर नई जाति विकसित हो जाएगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है सेक्सुअल और एसेक्सुअल, लैंगिक और अलैंगिक प्रसारण में। अब यहाँ पर देखिए, पौधे के किसी भी भाग से नया पौधा विकसित कर देने की क्षमता क्या कहलाती है? तो पौधे के किसी भी भाग से नया पौधा विकसित करने की क्षमता प्रसारण, प्रवर्धन या प्रोपोगेशन कहलाता है। पौधे के किसी भी भाग से नया पौधा विकसित कर देने की क्षमता प्रसारण, प्रोपोगेशन या प्रवर्धन कहलाती है। ये दो प्रकार का होता है, लैंगिक जो बीज के द्वारा होता है, सेक्सुअल या बाइसीड लिखा है। इस विधि में निर्माण के लिए नर और मादा दोनों भागों का मिलना आवश्यक है। और ये किसमें होता है? पपीता में, नारियल में, फालसा में और कटहल में। अलैंगिक या वानस्पतिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव या एसेक्सुअल प्रोपोगेशन, इसमें नए पौधे के निर्माण के लिए नर और मादा भाग का मिलना आवश्यक नहीं है, अर्थात ये नया पौधा जड़, तना, पत्ती, कलम आदि वानस्पतिक भागों से तैयार किया जाता है। ऐसी बातें हमने करी। अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल के प्रकार। तो एसेक्सुअल में पहला हम देखेंगे विभाजन। एसेक्सुअल में हम पहला देख रहे हैं विभाजन। इसमें आएगा अकंद या ट्यूबर। ठीक है, यह भूमिगत तने का रूपांतरित रूप होता है। जैसे आलू की बात करूं तो आलू में इस तरह से ट्यूबर से कंद, आंखें निकलती है और इन्हीं आंखों से नया पौधा तैयार होता है। तो यहाँ पर ट्यूबर में मेनली याद रखना आलू। प्रकंद में ये भूमि के क्षितिज बढ़ते हैं इस तरह से, और फिर यहाँ से इनमें से नोट से रूट निकलती है और नए पौधे का विकास होता है। ठीक है, अब ये मेनली राइजोम द्वारा होता किन में है? तो याद रखना अदरक और हल्दी दो बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अदरक और हल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, घनकंद या कोर्म, यह भी रूपांतरित तना है। ट्यूबर भी मॉडिफाइड स्टेम है, राइजोम भी मॉडिफाइड स्टेम है, और कोर्म भी मॉडिफाइड स्टेम है। और भोजन एकत्रित करने के कारण फूल जाते हैं, और फूलते हैं तो इनमें नोड बनते हैं और उन्हीं नोड से नए पौधे का विकास होता है। और घनकंद की अगर मैं बात करूं तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जिमीकंद, याद रखना। ठीक है, ग्लेडियोलस, ये घुइयां अरबी एक ही परिवार के सदस्य है जो कि कोर्म के द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। सल्ककंद की बात करें तो प्याज और लहसुन, जिनमें इस तरह से क्या निकलती है? बल्बिस निकलती है। इन्हीं बल्बिल्स का उपयोग किया जाता है प्रसारण के लिए। ठीक है, और गार्लिक में हम बात करें, लहसुन में, तो उसे क्लो भी कहा दिया जाता है। अंतःभूस्थारी सकर्स, मतलब ये इस तरह से दौड़ते हैं, है ना, इस तरह से, और इनके नोट निकलते हैं और यहाँ से नया पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, तो केला, पुदीना, अनानास, बांस। ऊपरी भूस्थारी रनर, देखो सकर्स, ये सकर्स, ये रनर की बात मैंने बताई आपको। और अंतःभूस्थारी सकर्स की बात करें तो ये भूमिगत तने होते हैं, इस तरह से बाहर निकलते हैं और फिर इनके द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। किसके द्वारा? सकर्स के द्वारा। और ये जो चित्र ऊपर वाला दिख रहा है ये रनर, ये भूमि के ऊपर लेट कर बढ़ते हैं और इनके प्रत्येक पर्व संधि जड़ें विकसित होती है। देखो, प्रत्येक पर्व से
संधि से जड़ें विकसित होती है जो नए पौधे का निर्माण करती है। और रनर की कंडीशन किस में देखने को मिलती है? दूब घास में और स्ट्रॉबेरी में और शकरकंद में। ठीक है, ऊपरी भूस्तरीय के बाद भूस्तरीय स्टोलन, यह भी एक प्रकार से देखा जाए तो जंगली स्ट्रॉबेरी, पुदीना और दूब घास में भी स्टोलन के द्वारा हो जाता है। दूब घास में भी स्टोलन के द्वारा होता है। शिखर या क्राउन, यह फ्लेक्स और अनानास में होता है। फ्लेक्स मतलब एक फल वाला पौधा है जिसको फ्लेक्स कहा गया है। ठीक है, शिखर क्राउन मुकुट जैसी रचना होती है, उस मुकुट के कारण ही शिखर के भाग का उपयोग किया जाता है। जिसके काटेज एक तरह की कलम की बात की जा रही है भैया। काटेज में हम एक प्रकार की कलम के बारे में बात करेंगे तो ध्यान रखना है यह प्रसारण की सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है। पहली बात तो यह महत्वपूर्ण है कि जो काटेज है यह प्रसारण की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने के कारण ही यह लोकप्रिय होती है। अब काटेज कितने प्रकार से हो सकता है तो यहाँ पर कलम के हम 3 से 4 प्रकार देखेंगे। तो सबसे पहले कलम की बात करें कि कलम क्या है, इस शब्द का क्या उपयोग है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम बात करें काटेज में कलम की तो कलम अपने आप में किस चीज को बात बताती है, दोहराती है। ठीक है भैया, तो कलम या कटिंग की बात करें यहाँ पर हम। ठीक है, तो कलम के द्वारा जब हम करते हैं, काटेज का सीधा सा अर्थ है हमें कलम लेना है। ठीक है, कलम कई प्रकार की हो सकती है, इसके बारे में हम आगे और देखेंगे। तो पहले तो हम सिंपली कलम की बात करें, कटिंग की बात करें तो ये क्या होता है। तो कलम द्वारा प्रसारण के लिए हमें 10 से 20 सेंटीमीटर लंबी एक पेंसिल की मोटाई की कलम लेनी चाहिए। मोटाई, उसका व्यास कितना होना चाहिए? 0.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इस कलम, जैसे कि हमने ली पेंसिल की मोटाई की, तो इस पे कम से कम कितनी बड़ होना चाहिए? तो 3 से 5 गांठें होना चाहिए, जिनमें से 2 गांठें हमेशा कहाँ चली जाएगी? माध्यम में डालेंगे। जिस भी माध्यम में हम लगा रहे 2 बड को वहां पर जाना जरूरी है, ये बात हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और लगाते समय इस चीज का बात विशेष ध्यान रखना है कि उसका कैम्बियम सक्रिय है कि नहीं। कैम्बियम अगर सक्रिय नहीं होगा तो हम यह कह सकते हैं निश्चित तौर पर वहां से फुटाव नहीं होगा, और फुटाव नहीं होगा तो जड़ें नहीं निकलेगी, और जड़ें नहीं निकलेगी तो बहुत दिक्कत होगी। तो फिर सर क्या करें? तो जड़ों को निकालना है तो इसके लिए हम एक इंडोल ब्यूटारिक एसिटिक एसिड IBA का उपयोग करते हैं। इंडोल एसिटिक एसिड भी करते हैं, लेकिन IBA की अगर हम बात करें ये ज्यादा उपयोग किया जाता है किसके लिए? जड़ फुटाव के लिए। जड़ फुटाव के लिए ज्यादा उपयोग किसका किया जाता है? IBA का, याद रखना है। ठीक है भाई, चलिए, तो ये कलम से एक बात सामने निकल कर आई। फिर कलम लगाने का समय, तो साधारणतः हम जो कलम लगाने का समय है वर्षा ऋतु मानी जाती है सबसे अच्छी। और सदाबहार पौधों की हम बात करें, सदाबहार पौधों की हम बात करें जो हरे भरे रहते हैं, उनमें हम बसंत ऋतु में लगाते हैं। वैसे पर्णपाती वृक्षों में बसंत ऋतु में, पर्णपाती वृक्षों में बसंत ऋतु मतलब ठंड के मौसम में, और जो सदा हरे भरे रहते हैं उनमें वर्षा ऋतु में कलम को लगाना चाहिए। ये तो लगाने का समय हुआ। तरीके की बात करें तो 2 चीजें हैं। अगर कठोर कलम है तो उसको 45 डिग्री के कोण पर लगाना है इस तरह से, और अगर मृदु कलम है तो उसको 90 डिग्री के कोण पर लगाना है। इस तरह के कोण बनेंगे। तो 45 पर कठोर वाली को लगाएंगे और सॉफ्ट है उसको 90 डिग्री के कोण पर लगाना चाहिए। ठीक है भैया, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। फिर कलम लगाने के लिए माध्यम, तो माध्यम में हमेशा याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसके लिए बालू और FYM। ठीक है, इसके लिए बालू और FYM, फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद को 1:1 में लेना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। इस तरह से माध्यम होना चाहिए जैसे लिखा है, बालू रेत और सड़ी हुई गोबर। सड़ी हुई का मतलब है अच्छी तरह से तैयार गोबर की खाद, दोनों को 1:1 में मिलाकर माध्यम बनाना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर कलम हम लगाएंगे। कलम के प्रकार, पहला है सख्त तना कलम, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है हार्ड वुड कटिंग। सख्त तना कलम। यहां से प्रश्न क्या बनता है कि हार्ड वुड कटिंग किसमें करते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेप्स, अंगूर। सख्त तना कलम के द्वारा प्रसारण किसमें होता है? अंगूर में होता है। ये रहा मेनली। अनार में भी कर सकते हैं, नाशपाती में भी, गुलाब में भी कर सकते हैं, लेकिन मेनली अगर पूछा जाए कि हार्ड वुड कटिंग किसमें होता है तो मेनली अंगूर में होता है और गुलाब में होता है। बाकी अनार, नाशपाती, फालसा, गुड़हल, बोगनवेलिया, अंजीर, अड़ूचा आदि में हम कर सकते हैं, लेकिन मेनली किसमें करते हैं? ग्रेप्स और गुलाब में, दोनों याद रखना। फिर अब सख्त तना कलम कब होगी? जब वो 1 वर्ष पुरानी होगी, तो 1 ईयर ओल्ड लेना है। ठीक है, यह कलम कैसी होना चाहिए? 1 वर्ष पुरानी होना चाहिए। कोमल या मृदु की बात करें तो ये अभी अभी ताजी ताजी जो नई वृद्धि कर रही है उस शाखा की बात हो रही है, तो इसका उपयोग बहुत कम होता है।
ठीक, इसकी लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं। और ये हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? नई वृद्धि करने वाली शाखाओं से लिया जाता है। इसका द्वारा गुलदाउदी और डहेलिया में प्रसारण किया जाता है। कोमल या मृदु तना कलम के द्वारा प्रसारण कहाँ किया जाता है? तो गुलदाउदी और डहेलिया में किया जाता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। चलिए, जड़ कलम। तो जड़ कलम ये कलमें बसंत और शरद ऋतु में ली जाती है। लंबाई लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं, लेकिन मेनली करते किसमें? तो परवल, नारियल, अरेलिया, सेवफल, नाशपाती, कुंदरू। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेब। तो रूट कटिंग की अगर हम बात करें तो रूट कटिंग किसमें की जाती है? मुख्यतः सेब में, याद रखना। पत्ती कलम, इसमें सिर्फ हमें एग्जांपल याद रखना है, यह करी जाती है ब्रायोफाइलम। ये इंपॉर्टेंट है, ब्रायोफाइलम में की जाती है, बिगोनिया में की जाती है, कुछ नींबू वर्गीय फलों में भी कर सकते हैं कुछ हद तक। पत्ती कलम, नींबू वर्गीय फल, बिगोनिया और ब्रायोफाइलम, तीनों में याद रखना हो तो एक याद रखना ब्रायोफाइलम। ठीक है भाई। चलिए, फिर अगली बात निकल कर आ रही है, कलम लगाने का माह पूछे तो सर्वोत्तम माह कौन सा है? तो अगस्त माह है, लेकिन अक्टूबर नवंबर में भी लगा सकते हैं। लेकिन बेस्ट टाइम पूछे कौन सा मंथ है तो हमें बताना है वो अगस्त माह है। दाब कलम या लेरिंग, ठीक है, दूसरा प्रकार हमारे सामने निकल कर आता है, दाब कलम या लेरिंग। अब दाब कलम या लेरिंग में क्या करते हैं? चलिए, तो इसको हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम दाब कलम या लेरिंग को दाब कलम विधि से समझते हैं। ठीक है, मैं यहाँ आपको दाब कलम या लेरिंग को डिटेल बताता हूँ, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। दाब कलम या लेरिंग में हम, ये पौधा है भैया, ठीक है, ये प्लांट हो गया। अब इस प्लांट पर ब्रांचेस रहती है, शाखाएं रहती है। ठीक है, प्लांट पे क्या रहेगी भैया? शाखाएं रहेगी इस तरह से। चलिए, ये शाखा है, इधर ये शाखा है, ये शाखा, इनमें फिर इस तरह से टहनियाँ निकली रहेगी कि नहीं रहेगी? बिल्कुल रहेगी। तो अब हम इनमें से किसी एक टहनी का चयन कर लेंगे। ठीक है, अब इस टहनी का चयन करा हमने। अब ये टहनी जिसका चयन किया है, इसकी लगभग 2.5 सेंटीमीटर में, इतनी दूर में से क्या कर देंगे? छाल को हटा देंगे। इतनी दूर से हम छाल को क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब हटा दी छाल को तो हमारे पास केवल इस तरह से अब क्या बचेगा? कैम्बियम बचेगा। अब इतनी दूर में जो बचा है, छाल हटा दी, केवल हमारे पास एक हड्डी बची, कैम्बियम बचा। हड्डी मतलब कैम्बियम बचा, बाकी छाल हटा दी, चमड़ी हटा दी, अब हड्डी बची है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये क्या बचा? कैम्बियम वाला भाग बचा है। ठीक है, अब इस कैम्बियम वाले भाग पर 1:1 में वही माध्यम बालू, रेत और FIM को 1:1 में मिलाकर क्या तैयार करेंगे? मिश्रण। और उस मिश्रण को लाकर यहाँ रख देंगे और उसको रस्सी या इसकी सहायता से, टेप की सहायता से बांध देंगे। और ये बांधने का काम हमेशा वर्षा ऋतु में करेंगे। और ये हमेशा नम बना रहे इसलिए मटके से छेद कर देंगे और इससे पानी गिरने देंगे ताकि यहाँ पर आर्द्रता बनी रहेगी। कुछ ही समय के बाद यहाँ पर जड़ फुटा होगा और जैसे जड़ फुटा होगा ये शाखा को काट देंगे और इसको उठाकर एक नया पौधा तैयार कर लेंगे। इसी को हम गुटी, एयर लेयरिंग, मार्कटेस, चाइनीज लेयरिंग के नाम से जानते हैं। गुटी, एयर लेयरिंग, मार्कटेस, चाइनीज लेयरिंग के नाम से जानते हैं। और ये मूलतः किस में उपयोग होता है? लीची और अमरूद में। ये मूलतः इस विधि का उपयोग किस में किया जाता है? लीची व अमरूद में। इसे वायु दाब कलम या हवाई दाब कलम भी कहते हैं, क्योंकि हवा में हो रहा है इसलिए वायु दाब कलम या हवाई दाब कलम भी कहते हैं। तो भैया इस तरह से होता है। क्या होता है सर? तो इस तरह से एयर लेयरिंग, गुटी या मार्कटेज या चाइनीज लेयरिंग या वायु दाब कलम या हवाई दाब कलम का काम किया जाता है। ये सारी बात जो लिखी गई हम उसको वहां पर चर्चा कर चुके चित्र के माध्यम से। ये सारे उसके नाम है, आप देख सकते हैं। हवाई दाब कलम, गुटी, पोर्ट लेयरिंग, मार्कटेज, चाइनीज लेयरिंग, एयर लेयरिंग, ये सारी बातें मैं आपको वहां पर बता चुका हूं। अब ये करते किसमें? तो अमरूद और लीची याद रखना। मेनली किसमें करते हैं? अमरूद और लीची में। साधारण दाब कलम किसमें करते हैं? साधारण दाब कलम में क्या करते हैं? जो शाखाएं नीचे झूल रही है उनको जमीन में गाड़ दो, उनसे नया पौधा तैयार होता है। ये अमरूद और नींबू में करते हैं। सर्पाकार या मिश्रित दाब कलम, सर्पेंटाइन लेयरिंग। सर्पेंटाइन लेयरिंग में क्या होगा? इस तरह से शाखाओं को बढ़ने दिया जाता है और फिर इन नोड्स से नया पौधा तैयार होता है। इसको बोलते हैं सर्पेंटाइन लेयरिंग। सर्पेंटाइन का मतलब है सरक सरक कर जो चल रही है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, दोनों तरफ से शाखाओं को बढ़ने दिया जाता है और एक साथ बहुत सारे पौधे तैयार करते हैं। ऐसा होता है किसमें? अंगूर और स्ट्रॉबेरी में। खाई दाब कलम, ट्रेंच लेयरिंग, यह भी सेब और चेरी में किया जाता है। सिरा दाब कलम, टिप लेयरिंग, सेब और नाशपाती में किया जाता है। ढेरी दाब कलम, स्टूल लेयरिंग, आम, अमरूद। लेकिन स्टूलिंग शब्द आ जाए तो ध्यान रखना, स्टूलिंग शब्द आ जाए तो ध्यान रखना मुख्यतः किसमें होता है? तो स्टूलिंग के द्वारा मुख्यतः अमरूद में होता है। स्टूलिंग के द्वारा मुख्यतः प्रसारण किसमें होता है?
तो अमरूद में होता है, ये बात ध्यान रखना। अब बात आई भैया कलिकायन या बट की। तो कलिकायन में सांकुर डाली से सिर्फ कलिका ही ली जाती है। कलिकायन में सांकुर डाली सियोन से कलिका बट निकालकर मूल वृंत पर लगाते हैं। कलिकायन में मूल वृंत पूर्ण विकसित तथा कलिका एक मौसम पुरानी शाखा से लेनी चाहिए। जिस सांकुर डाली से कलिका लेनी है उसकी पत्तियां 10 दिन पूर्व तोड़ देना चाहिए। ऐसा क्यों? ताकि उसमें ऊर्जा संचय हो जाए। उत्तरी भारत में कलिकायन वर्ष में 3 बार की जाती है, जुलाई, सितंबर, मार्च, अप्रैल और नवंबर, दिसंबर तक। ठीक है। कलिकायन में चुने गए मूल वृंत तथा सांकुर डाली दोनों एक जैसी ही मोटाई की होना चाहिए। कलिकायन में जिस कली को हमने चुना था सांकुर डाली को, उसकी मोटाई और मूल वृंत की मोटाई एक जैसी होनी चाहिए, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। और यह क्रिया मूल वृंत पर जमीन से 20 से 25 सेंटीमीटर, मतलब कलिकायन जमीन से कितनी ऊंचाई पर करते हैं? तो 20 से 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर करते हैं। जिस समय कलिकायन करते हैं उस समय तापमान कम से कम होना चाहिए ताकि उनका फ्यूजन हो सके, वो आसानी से जुड़ सके। बेसिक बात थी। अब यहाँ पर कलिकायन के कुछ प्रकार हैं, जैसे कि टी बडिंग। अब भैया हम बड लाएंगे, इस बड में और इस मूल वृंत में टी आकार का चीरा लगाया और ये बड को लेकर यहाँ से टी आकार में निकाल कर इसको यहाँ रख देंगे, दोनों को बांध देंगे। कुछ समय के बाद यहाँ से नया पौधा तैयार होता है। इसे हम टी बडिंग, आई बडिंग भी कहते हैं। टी बडिंग को आई बडिंग भी कहते हैं, याद रखना। ठीक। यह विधि सर्वाधिक प्रचलित है। बडिंग की सर्वाधिक प्रचलित विधि पूछे या कलिकायन की तो टी बडिंग है। ठीक। मूल वृंत पर कितना चीरा लगाएंगे? 1 से 1.5 सेंटीमीटर का। किस आकार का? टी आकार का। और कलिका से बोल्ड शेप का या बोट शेप का। कलिका में किसके आकार का? तो बोट शेप का चीरा लगाकर उसमें रख देते हैं और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि नया पौधा तैयार होता है। मेनली किसमें किया जाता है? गुलाब में। आई बडिंग इसी का एक प्रकार है, गुलाब और बेर में होता है। पेच बडिंग मेनली याद रखना आपको यहाँ पर आंवला, और रिंग बडिंग मेनली होता है बेर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है जिन्हें हमें याद रखना है। अब बात आएगी उपरोपण, ग्राफ्टिंग। उपरोपण में क्या होता है कि दो चीज, मूलवृंत और सियोन, दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं या दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। ठीक है। तो ये सांकुर डाली है पेंसिल की मोटाई की, ये मूलवृंत है, इसको ऊपर रखते हैं। ये क्रिया होती है उपरोपण या ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग भी 2 प्रकार की होती है, अटैच और डिटैच। अटैच में क्या रहेगा? ये सांकुर डाली अपने मात्र वृक्ष से तब तक जुड़ी रहेगी जब तक कि यहाँ जाकर ये नया पौधा विकसित नहीं करते, उसको हम अटैच बोलते हैं। और डिटैच में क्या होता है कि पहले हमने शाखा को काट ली और सीधे मूलवृंत पर जाकर लगा दी। ये हो गया, ये तरीका हो गया डिटैच। और अटैच में क्या होगा? इस तरह से मात्र वृक्ष से जुड़ी रहेगी और जब तक नया पौधा विकसित नहीं होगा तब तक ये मात्र वृक्ष से जुड़ी रहेगी। इसको हम बोलते हैं अटैच। अटैच को ही इनार्चिंग कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? ये सब सारी बातें वही लिखी है, पर मैं फिर भी आपको एक बार पढ़ के बताऊंगा, समझाऊंगा एक एक लाइन। इस विधि में सांकुर डाली और मूलवृंत दोनों भाग से मिलकर नया पौधा बनता है। ठीक है। दोनों भागों का मिलना जरूरी है। ये केवल उपरोपण की बात हो रही है ना, जब प्रकार में आएंगे तो अलग चीज होगी। इस विधि से विकसित जो नया पौधा होगा वो मूलवृंत होगा, वो प्ररोह का काम करेगा, तने का काम करेगा। ठीक है। सॉरी, मूलवृंत किसका काम करता है? जड़ का। और प्ररोह वाला जो भाग बनेगा वो सियोन या सांकुर डाली का बनेगा। मतलब जो फल खाएंगे वो किसके खाएंगे? हम जिसके फल खाएंगे वो होगी सांकुर डाली। हम किसके फल खाएंगे? सांकुर डाली के। और तने या सॉरी जो जड़ का काम करेगा वो मूलवृंत करेगा। और गुण जो होंगे सांकुर डाली के अनुसार होंगे, ना कि मूलवृंत के। इस विधि के द्वारा क्षतिग्रस्त पौधों में टॉप वर्किंग भी किया जाता है। टॉप वर्किंग हमने पढ़ चुके हैं पहले कि पूरे बगीचे को एक लाइन से काट दो और उसके ऊपर सब शाखाएं रख दो, कलियां रख दो, सॉरी डाली रख दो, सांकुर डाली रख दो। ठीक है। या सियोन को लगा दो। उपरोपण के समय मूलवृंत और सांकुर डाली का कैम्बियम आपस में स्पर्श होना आवश्यक है, अन्यथा ये आपस में नहीं जुड़ेगी। इस विधि में मूलवृंत और सांकुर डाली एक ही वंश के होने चाहिए। मूलवृंत एक ही किस्म के बीज से तैयार होना चाहिए और 1 वर्ष पुराना होना चाहिए। तो कुछ बेसिक बातें हमने देखी। मूलवृंत देसी किस्म तथा सक्रिय होना चाहिए। कैम्बियम सिर्फ द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है, इसलिए इस विधि का उपयोग केवल उनमें किया जाता है जो द्विबीजपत्री और घनिष्ठ होते हैं। मतलब ग्राफ्टिंग केवल डाइकोटिलेडन्स प्लांट में ही सक्सेस होगा, मोनोकोटिलेडन्स में ग्राफ्टिंग कभी भी सफल नहीं होगा। ब्रिज ग्राफ्टिंग, सेतु उपरोपण, इसमें क्या होता है? मान लीजिए ये कोई पौधा है, ठीक है, अब इसका इतना भाग खराब हो गया। ठीक है। इतना भाग खराब हो गया तो यहाँ पर हम एक कलिका या सॉरी एक सांकुर डाली को फिक्स कर देंगे। ये सांकुर डाली इस वृद्धि को भर देगी और ये फिर से रिपेयर हो जाएगा। रिपेयर करना, ठीक है। ब्रिज ग्राफ्टिंग मतलब रिपेयर करना। इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग को ही स्टोन ग्राफ्टिंग कहते हैं और इसके लिए 8 से 15 दिन की उम्र होना जरूरी। इपिकोटाइल को ही स्टोन ग्राफ्टिंग कहते हैं
और इसके लिए उम्र 8 से 15 दिन होना जरूरी। अब उपरोपण की विधियां जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, अटैच या इनार्चिंग। अटैच या इनार्चिंग में क्या होगा, ये दो पौधे हैं, चलो चित्र से समझ लेते हैं। ये पौधा लगा भैया, ये इसकी शाखा है, एक ये पौधा लगा है, एक इसकी शाखा निकलेगी। तो ये दोनों आपस में तब तक जुड़े रहेंगे जब तक कि इनसे तीसरा पौधा विकसित नहीं हो जाता। इसको हम बोलते हैं अटैच। इसको हम क्या बोलते हैं साथियों, अटैच। भाई समझ में आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, अटैच। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। लेकिन डिटेच में क्या होगा, ये शाखा यहाँ पर लगा है, रूट स्टॉक, और एक गमला यहाँ है और इसमें एक पौधा लगा है। अब यहाँ से हमने इस कलम को निकाला और इस कलम को निकाल कर यहाँ रख दिया। अब ये जुड़ी है क्या, मात्र वृक्ष से नहीं जुड़ी है, इसलिए इसका नाम हो गया डिटेच। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, डिटेच। क्लियर है बात, इसको हम डिटेच कहेंगे। और ये जुड़ी है इसलिए इसका नाम हो जाएगा अटैच। और अटैच को ही हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इनार्चिंग। अटैच को ही हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इनार्चिंग। अटैच ही क्या कहलाता है, इनार्चिंग। डिटेच अटैच, समझ गया। अटैच मतलब वो जुड़ी रहेगी इसलिए अटैच या इनार्चिंग है, और वहां पर शाखा मात्र वृक्ष से नहीं जुड़ी होती इसलिए उसका नाम डिटेच है। यही बात आगे हमें करनी है, इसी के बारे में आगे की बात की गई है। चलिए आइए देखते हैं। तो दो प्रकार की है, पहला अटैच या इनार्चिंग। ठीक है, अटैच या इनार्चिंग। इसमें यही बात की गई है, उपरोपण के पहले शंकुर डाली मूल वृंत से अलग नहीं की जाती। उपरोपण के पहले शंकुर डाली मूल वृंत से अलग नहीं की जाती तथा 4 से 5 सेंटीमीटर लंबाई वाली शंकुर डाली मूल वृंत को छीलकर एक दूसरे के स्थान पर एक दूसरे के साथ बांध दिया जाता है। जब शंकुर डाली इस स्थान पर मूल वृंत से जुड़ जाती है तो मात्र वृक्ष से अलग कर देते हैं। साथ ही मूल वृंत का जोड़ से ऊपर वाला हिस्सा भी काट दिया जाएगा, मतलब केवल दोनों को ही रहने दिया जाएगा, बाकी माता पिता को इससे हटा देंगे। और इनार्चिंग आम, चीकू, अमरूद, आंवला में करते, पर मेनली पूछे तो आम में। पर आम में व्यावसायिक रूप से किया जाता है तो विनियर ग्राफ्टिंग। आम में व्यावसायिक रूप से क्या किया जाता है, विनियर ग्राफ्टिंग। आम में इनार्चिंग होता है, बहुत सही बात है। आम में एपिकोटल ग्राफ्टिंग भी होता है, आम में विनियर ग्राफ्टिंग भी होता है। तीनों आ जाए तो क्या लगाए, तो तब आ जाए तो विनियर ग्राफ्टिंग लगाना है। डिटेच ग्राफ्टिंग। डिटेच ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, इसमें मूल वृंत की मोटाई अधिक होती है, शंकुर डाली पतली होती है, और इसमें हम पहले ही शंकुर डाली को अलग कर लेते हैं और मूल वृंत पर लगा देते हैं। अब विनियर ग्राफ्टिंग डिटेच के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से हमें पहला देखेंगे तरासी या व्हीप ग्राफ्टिंग। ये चीकू और आम में की जाती है। जीप ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग आम में की जाती है। और व्हीप ग्राफ्टिंग ये मॉडिफिकेशन है टंग ग्राफ्टिंग का, याद रखना। टंग ये जीप ग्राफ्टिंग है, ये मॉडिफिकेशन है किसका, टंग ग्राफ्टिंग का। टंग ग्राफ्टिंग का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। ये टंग ग्राफ्टिंग का क्या है, मॉडिफिकेशन है। व्हीप ग्राफ्टिंग टंग ग्राफ्टिंग का ही मॉडिफिकेशन रूप है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। साइड ग्राफ्टिंग आम में करते, बार्क ये भी आम में करते, शीर्षोपरोपण ये भी आम, बेर, आंवला इत्यादि में करते हैं। ये कुछ फेमस उदाहरण है भैया। इनमें से आम का व्यावसायिक प्रसारण याद रखना है विनियर ग्राफ्टिंग से होता है और इनार्चिंग से। दोनों आ जाए तो विनियर से। बेर में रिंग बडिंग, ऐसे कुछ फेमस जो भी हम सारे यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं कि किसमें कौन कौन सी व्यावसायिक उपयोग में लाई जाने वाली विधि है। आम में विनियर ग्राफ्टिंग देखिए सारी थी, लेकिन एक का चयन करना है तो अनानास में, शकर्स, कटहल में बीज के द्वारा। और बीज के द्वारा किस में होता है तो, और हम बात करें बीज के द्वारा तो होता है पपीता में, याद रखना, ठीक है। बेर में छल्ला कलिकायन, रिंग बडिंग। लीची में एयर लेयरिंग, गुटी। काजू और आम दोनों में इपिकोटल ग्राफ्टिंग होती है, काजू में भी और आम में भी इपिकोटल ग्राफ्टिंग होती है। खजूर की बात करें तो अपसेट से होता है। स्ट्रॉबेरी रनर है। अमरूद में स्टूलिंग या गुटी जिसे बोल सकते हैं। आंवला में पेज बडिंग और संतरा में सिल्ड बडिंग। संतरा सिल्ड आंवला पेज, संतरा सिल्ड आंवला पेज, संतरा सिल्ड आंवला पेज, इस तरह से याद रखना। आ जाओ भैया, अब हम बात करेंगे फलों की। तो फलों में हमारे पास पहला फल आ रहा है बनाना। केला कल्पतरु के नाम से जाना जाता है। वानस्पतिक नाम मूसा पैराडिशी का है। परिवार म्यूजेसी है। क्रोमोसोम 2n बराबर 22 है, 33 है, 44 है। सर एक लगाना हो तो 33 ज्यादा सही। उत्पत्ति स्थान दक्षिण पूर्वी एशिया, उष्णकटिबंधीय भाग, असम, बर्मा, इंडो और चाइना। और गुणसूत्र यहाँ पर 32 नहीं, इसको 33 कर लेना भैया, ठीक है, ये ज्यादा सही है। क्लियर बात, 33 इज द राइट आंसर। दक्षिण पूर्वी एशिया। अगर एक देश चुनना हो केले की उत्पत्ति के लिए तो भारत चुन लेना।
भारत में केले के अंतर्गत ये क्षेत्रफल दिया है, उत्पादन दिया है, ये सब बदलते हुए डाटा है, इसलिए इनको ज्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक, केले के उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान, ये बात का ध्यान रखना है। केला एक बीजपत्रीय शाखीय पौधा है जिसके तने को राइजोम कहते हैं। एक बीजपत्रीय शाखीय पौधा है, मतलब इसमें शाखा है, और तने को हम क्या कहते हैं, केले के तने को राइजोम कहते हैं। तो ये मोनोकोटिलिडन्स है, एक बीजपत्रीय शाखीय पौधा है। जमीन से जो ऊपर वाला तना होता है उसको झूठा तना फॉल्स स्टेम कहते हैं, और ये खोखला होता है, जबकि भूमि के अंदर वाला तना वास्तविक तना होता है जिसे हम राइजोम कहते हैं। तो भूमि के अंदर जो तना होता है वो क्या कहलाता है, राइजोम, जिसे हम वास्तविक तना कहते हैं। केले में भूमि के ऊपर जो तना दिखाई देता है वह झूठा तना फॉल्स सिस्टम होता है, और जमीन के अंदर जो होता है वो राइजोम होता है। जमीन के अंदर क्या होता है, राइजोम होता है, और ये वास्तविक तना होता है। तो केले में दो प्रकार के स्टेम है, एक जो जमीन के ऊपर दिखाई दे रहा है उसे हम झूठा या फॉल्स कहेंगे, जो जमीन के ऊपर दिख रहा है उसको हम फॉल्स सिस्टम कहते हैं, झूठा तना कहते हैं, और जो जमीन के नीचे दबा उसको हम राइजोम कहते हैं। ठीक है, वास्तविक तना वही है। प्रवर्धन सकर्ष, राइजोम और टिश्यू कल्चर मुख्य रूप से पूछा जाए तो सकर्ष द्वारा किया जाता है। और एक और चीज याद रखना, माइक्रो प्रोपोगेशन भी इसी से संबंधित है। माइक्रो प्रोपागेशन अगर शब्द दिख जाए तो भी बनाना में किया जाता है, याद रखना। ठीक है, तो हम प्रवर्धन सकर्ष से कर सकते हैं, राइजोम से कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर से कर सकते हैं, और ये माइक्रो प्रोपोगेशन एक उसी का भाग है, पर मेनली सकर्ष से करते हैं, जिसका नाम है तलवारनुमा सकर्ष। और कितना वजन होना चाहिए उसका, तो उसका वजन होना चाहिए भैया, ये जैसे लिखा है तलवारनुमा सकर्ष, तो इसका वजन होना चाहिए 500 से 750 ग्राम का वजन होना चाहिए। इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक, और कितने माह पुराना लेते हैं, तो 3 से 4 माह पुराना लेते हैं, और वजन यहाँ पर जैसे कि बताया गया है। चलिए, केले के लिए जलवायु की बात करें तो नम और आर्द्र जलवायु सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक है, वर्षा ऋतु जुलाई में लगाते हैं, यही इसका उपयुक्त समय है। दक्षिण भारत में इसको सितंबर अक्टूबर में लगाया जाता है। केले की फसल अगस्त से फरवरी तक आती है। केले का पौधा अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार फल देता है, याद रखना। केले में अनिषेक फलन होता है, अनिषेक। ठीक है, केले में क्या होता है, अनिषेक फलन होता है। केले में क्या होता है, अनिषेक फलन होता है, पार्थेनोकार्पी से उत्पन्न होता है। और कैसी पार्थेनोकार्पी है, तो वानस्पति के, याद रखना। केले में वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, अनिषेक फलन पाया जाता है। क्यों, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ fruit without fertilization is known as parthenocarpy. Development of fruit without fertilization is known as parthenocarpy. Development of seed without fertilization is known as apomixis. क्लियर हो गया होगा। केले में पुष्प निकलने के 90 दिन बाद फल तोड़ने लायक हो जाते हैं। केले को तोड़ा है तो पकाना भी पड़ेगा, क्योंकि केला एक क्लाइमेट्रिक फल है, इसे तोड़कर पका सकते हैं। तो बंद कमरे में 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 18 से 24 घंटे के लिए इसको धुआं देकर पकाते हैं। और ये धुआं किसकी सहायता से देते हैं, कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन के द्वारा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, फलों को पकाने वाला गैस कौन सा है, इथिलीन है। एसिटिलीन से केले को और कैल्शियम कार्बाइड की सहायता से पका सकते हैं। लेकिन मूलतः पूछा जाए कि फलों को पकाने वाला हार्मोन है तो इथिलीन है, गैसीय हार्मोन। पके केले में 26% शर्करा होती है। 100 ग्राम केला खाने से 158 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। केले की बोनी जाती है 11 से 14 माह में, और ऊंची जाती है 14 से 15 माह में तैयार हो जाती है। बंची टाप, जिसको केबेज टाप कहते हैं। पनामा मुरझान केले की प्रमुख बीमारी है। पनामा मुरझान फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक के द्वारा होती है, और पनामा का प्रकोप अम्लीय मृदाओं में ज्यादा होता है। पनामा रोग किस मृदा में ज्यादा फैलता है, तो अम्लीय में। बंची टाप, केबेज टाप विषाणु द्वारा होता है, और इस विषाणु को के लिए टेट्राजोलियम टेस्ट किया जाता है। फिंगर टिप बीमारी है केले की, जो सघन पौधरोपण में अधिक होती है। मतलब अगर हमने केले को ज्यादा पास पास लगा दिया तो कौन सा रोग होने की संभावना है, दैट इज फिंगर टिप होने की संभावना ज्यादा है। केले में डी सकरिंग, अवांछित सकर्ष को हटा देना डी सकरिंग कहलाता है। 45 दिन की अवस्था में करते हैं। प्रोपिंग क्या होता है, प्रोपिंग में पौधों को सहारा देने की क्रिया की जाती है। मटोकिंग पुष्प क्रम में चीरा लगाना, ये सब केले में की जाने वाली महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। आगे हम बात करें, तमिलनाडु में केले को पत्तियों के लिए उगाया जाता है मेनली। खाने वाला केला त्रिगुणित और बीज रहित होता है। जंगली केला द्विगुणित और बीज युक्त होता है, याद रखना। खाने वाला केला सामान्यतः त्रिगुणित और बीज रहित होता है। खाने वाला केला सामान्यतः त्रिगुणित बीज रहित होता है। ट्रिप्लाइड एंड सीडलेस। एडिबल बनाना इज अ ट्रिप्लाइड एंड सीडलेस, और वाइल्ड बनाना इज अ डिप्लॉइड एंड सीड युक्त रहेगा, बीज युक्त रहेगा। ठीक है, सीड युक्त रहेगा भैया, बीज रहित नहीं होगा। बैंगन, कद्दू वर्गीय सब्जियां केले के बगीचे में नहीं उगाना चाहिए, क्योंकि नेमेटोड को आकर्षित करती है। केले के बगीचे में कभी भी बैंगन और कद्दू को नहीं उगाना है। केले की उपज बताई गई है,
ठीक है, क्विंटल में है, प्रति वृक्ष नहीं है, सॉरी ये प्रति फल है। तो केले की उपज 30 से 50 फल प्रति वृक्ष बताई गई है। तना छेदक और माहो केले के प्रमुख कीट है। जातियों की बात करें तो हरी छाल, ये बंची टाप और पनामा दोनों के लिए प्रतिरोधी है, साथ ही भंडारण क्षमता भी अच्छी है। पुवन, ये बंची टाप पनामा के लिए प्रतिरोधी है। हरी छाल और पुवन दोनों केले में बंची टाप और पनामा के लिए प्रतिरोधी है। रोबस्टा जाति लू और शीत क्षेत्र के प्रति संवेदनशील है। बत्तीसा छत्तीसा याद रखना, बत्तीसा छत्तीसा से छत्तीसगढ़ में फेमस है। रसथली, मुथेली, मालभोग, सबरी, सोनकेला, रायकेला, सिल्क, यह केले की अत्यंत स्वादिष्ट और मीठी किस्म है। कौन सी? रसथली, मुथेली, मालभोग, सबरी, सोनकेला, रायकेला, सिल्क, ये सब सुगंधित और मीठी जातियां किसकी? केले की। रजेलिया नेंद्रन सब्जी बनाने के लिए उपयुक्त जाति है। उसके अलावा रायकेला, हजारा, सहारनपुर, हरी छाल भी सब्जियों के लिए उपयोग की जाती है, पर सबसे ज्यादा रजेलिया नेंद्रन का किया जाता है। भूसावल, पहाड़ी केला, मंथन, सफेद बेलची, बमन केली, मारिसस, चित्तीदार, स्पेशली अगर चित्तीदार पूछे तो ये अमरूद की याद रखना, यहाँ भी है लेकिन स्पेशल किसकी है? अमरूद की। हिरबी और बरसाई भी है। संकर किस्मों की अगर हम बात करें तो को फर्स्ट है। ठीक है, अगर हम संकर किस्म की बात करें केले में कौन से? को फर्स्ट है। धन्यवाद।